मुझे पता है आप फिर से यही बोलोगे कि दी आप 1-2 दिन का बोलते हो, डेली का बोलते हो, फिर गायब हो जाते हो, आप कंटिन्यू वीडियो नहीं डालते हो। बट मैं कोशिश करूँगी कि इस वीक के अंदर अंदर एक सही शेड्यूल बन जाए और अपनी डेली रूटीन के अंदर जिस टाइम क्लास आनी चाहिए उस टाइम आती रहे। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, क्योंकि हर किसी को आगे बढ़ते रहना अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है। तो मैं कोशिश यही करूँगी कि टाइम टू टाइम अपनी क्लासेस चलती रहे। और थैंक यू सो मच इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। और अगर आपको समझ आता जा रहा है तो आई प्रॉमिस मैं इसको ज़रूर एनसीईआरटी को मैं बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ूंगी। मैं लास्ट तक ये सारी चीज़ें हैं वो कवर करवाऊंगी। और जो हमारे जो चैप्टर है ना, 2 चैप्टर हमने बीच में छोड़ रखे हैं जो पूरा नहीं करवाया है, तो उन दोनों चैप्टर्स को भी आपने बोला है कि दी हमारा बीच में रह चुका है, हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनको भी प्लीज़ पहले कंप्लीट करवा दो। तो वो चैप्टर्स भी मैं अभी जस्ट ये जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके जस्ट बाद में वो रिकॉर्ड करके डाल दूँगी। और जैसे ही अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो वो सारी की सारी वीडियोस आपको एक ही वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी, मर्ज कर दूँगी और आपको एक प्लेलिस्ट के अंदर प्रोवाइड करवा दूँगी। तो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। तो अभी अपनी छोटी सी फैमिली है, आई नो कि 170 ही है, पर जो है जो भी मेंबर्स हैं अपने जुड़े हुए हैं वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से उनको समझ भी आ रहा है। तो थैंक यू सो मच इतने पॉजिटिव कमेंट्स करने के लिए। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हो गई बातें तो जितनी होनी थी। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सम सेल्स इन द अडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीज़न, एग्जाम्पल हार्ट सेल, एंड मैनी अदर सेल्स divide only occasionally as needed to replace the cell that have been lost because of injury or cell death। अब ये क्या बोलता है कि हर सेल है ना, वो हर टाइम डिवाइड नहीं करती रहेगी। कोई भी सेल है वो हर टाइम अपनी 2 सेल्स नहीं बनाती रहेगी कि आगे आगे से आगे सेल बनाती जा रही है, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप पहले छोटे से थे, जब आप फीटस थे, फीटस से आप अब इतने बड़े हो रखे हो, और एक एज के बाद जैसे 15 होती है, या फिर 15 तो नहीं, ऑलमोस्ट 22 या 20 के बाद आपकी जो भी ग्रोथ होती है ना वो बंद हो जाती है। ग्रोथ इन द सेंस लेंथ आपकी बढ़नी बंद हो जाएगी। मोटे हो सकते हो आप, किसी भी एज में मोटे हो सकते हो, तो मतलब वहाँ पे सेल्स डिवाइड करके अपना ज़्यादा कर रही है। पर जो एक मेन अगर हम देखें ना, तो कि अब डिवाइड नहीं हो रही है। आप एक तो इतनी एज में इतने बड़े हो गए, और आप फिर जहाँ तक 100 की एज तक जाओगे या 70 की एज तक जाओगे, तो आपकी जो जितनी ग्रोथ थी वो उतनी रही है, उससे ज़्यादा ग्रोथ हुई नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हर टाइम तो सेल्स डिवाइड नहीं करती है, वो किसी स्पेसिफिक टाइम पे डिवाइड करती है और फिर कुछ टाइम के लिए बंद हो जाती है। तो ये डिवाइड करना बंद हो जाना, इस चीज़ को क्या बोलेंगे, क्वेश्चन स्टेज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, क्वेश्चन स्टेज बोलेंगे। जहाँ सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी, जहाँ सेल क्या रहेगी, मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहेगी, बट कोई भी डिवीज़न शो नहीं करेगी। ये जीवित है पर डिवीज़न शो नहीं कर रही है। जिसमें से कुछ सेल्स अगर इन्होंने एनसीईआरटी ने बोला है, हार्ट सेल, हार्ट सेल है वो एक अडल्ट एनिमल के अंदर। अब ये ध्यान रख लेना, अडल्ट एनिमल है, कहीं फिटस लगा के आ जाओ। सम सेल्स ऑफ अडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर एग्जिबिट डिवीज़न। अब जिसमें से हार्ट सेल हो गई, दूसरा होगी नर्व सेल। अब किसी की नर्व से एक बार ख़राब हो गई तो हो गई, अब उनका कुछ नहीं कर सकते। अब ना तो नर्व सेल्स तो कभी बनती ही नहीं है, वो एक बार बन गई तो बन गई, ठीक है। पर जो लीवर सेल होती है ना, जैसे यहाँ दे रखा है क्या, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, पर जो लीवर सेल होती है ना, लीवर की, आपकी जो लीवर है, किसी आपने सुना होगा कि लीवर ख़राब हो गया तो 2 दिन आप जो भी है फास्ट रखो, या फिर किसी का है कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया तो उसका लीवर काट देते हैं, टुकड़ा काट देते हैं लीवर का। तो फिर उसके बाद में उसके अंदर जो भी जितना भी जो सही लीवर का टुकड़ा था वो वापस ग्रोथ करके पूरा लीवर बना देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो अब सेल डिवीज़न कर रहा है अपनी। अब वो जितना बनाना था उतना बना दिया, अब वो बनता ही थोड़ी जाएगा कि आपके अंदर और भी ऑर्गन रहने हैं, कहीं इतना यही लीवर ही इतना बड़ा हो जाए कि स्टमक वगैरह को जगह ही ना मिले, ऐसा थोड़ी होता है। वो उसको जितना ग्रोथ करना होता है वो उतना ग्रोथ करता है और फिर बंद हो जाता है ना। तो लीवर जहाँ जितना बनना है उतना बनेगा और फिर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे यही हो गया
कि जब टाइम ज़रूरत पड़ती है वहाँ ये सेल्स है वो वापस क्या करती है, डिवाइड होने लगती है। और जब वो डिवाइड नहीं हो रही है तब उसको क्वेश्चन स्टेज में बोलेंगे। और दूसरा, आप अपनी स्किन सेल को ले लो। स्किन सेल को आपको चोट वोट तो लगती रहती है, अब चोट लगती रहती है तो स्किन सेल आपके जहाँ पे लगती है वहाँ पे स्किन एक बार तो हट जाएगी, वापस आ जाएगी ना, तो वहाँ की सेल्स क्या करेगी, वापस डिवाइड करके अपनी स्किन सेल है वो वापस बना ली वहाँ पे। ठीक है, हर टाइम तो नहीं होएगा, अगर हर टाइम डिवीज़न होने लगी ना तो फिर कैंसर की मतलब फिर कैंसर है। ये हो जाता है कि जो सेल्स हर टाइम डिवाइड करती जा रही है तो फिर वो तो कैंसर की तरफ जाएगा। कैंसर सेल है वो नहीं रुकती है, वो डिवाइड करती जाती है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन स्टेज आ गया। आपने जो भी 3 पहले G1 देखा, फिर S देखा, फिर G2 देखा और फिर M फेज़ जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर आपको बोलता है कि G1 के बाद डायरेक्ट G नोड में सेल चली जाती है जिसको क्वेश्चन स्टेज कहते हैं। और ये क्वेश्चन स्टेज आपको पता चल गया होगा अब कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और मोस्टली सेल्स है वो क्वेश्चन स्टेज में रहती है। आप जब एम्ब्रियो में होते हो, आप जब फिटस होते हो, या फिर आपकी जब ग्रोथ हो रही होती है तब आपकी सेल्स है वो डिवाइड करती रहती है, नई सेल्स बनाती रहती है। मोस्टली हर ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है। जब अगर हम प्लांट्स में देखते हैं तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है वो डिवाइड करती है, चलो वो हर टाइम डिवाइड करती रहती है। तो वो G1 फेज़ में, G2 S फेज़ में, G2 फेज़ में वो अपनी सेल साइकिल को करते जा रही है। पर जैसे ही वो अपना डिफ्रेंशिएट कर गई, अपना डिफ्रेंशिएशन पूरा कर जाती है, अपना ऑर्गन बना लेती है, मींस वो तब कौन से स्टेज में है, क्वेश्चन स्टेज में है। ओके, उसके बाद में आपको क्या बोल रहा है NCERT कि यहाँ इंजरी एंड डेथ तक हमने बात कर ली थी ना, पर मैंने ये भी समझा दिया क्वेश्चन स्टेज का ऑफ द सेल साइकिल। फिर बोलता है कि सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। अब मरी तो नहीं है ना वो सेल्स, ऐसा नहीं है कि वो कोई भी, आपका स्टमक है, अब ग्रोथ करना मतलब स्टमक से की सेल्स है वो बड़ी होनी, बढ़ना बंद हो गई। अब जितनी उसके अंदर स्टमक, आपका जो स्टमक है ये अब जो बन गया वो बन गया, इतना बन गया, अब बड़ा होना बंद हो गया। पर ऐसा थोड़ी है कि अब ये कोई भी एंजाइम रिलीज़ नहीं कर रहा है, इसकी सेल्स है वो काम ही नहीं कर रही है, इसकी पेप्टिक सेल्स काम नहीं कर रही है, ऑक्जेंटिक सेल्स काम नहीं कर रही है ना, HCl इसके अंदर रिलीज़ नहीं हो रहा, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना, काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है। तो मतलब वो डेथ नहीं हुई है, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, उसकी सारी सेल्स काम कर रही है। इस स्टमक के अंदर अब हम बता तो नहीं सकते कितनी सेल्स है, बहुत छोटी 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 सेल्स मिलके इन्होंने क्या बनाया, एक पूरा टिश्यू बनाया। उस हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उस हर एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, सब कुछ है ना। तो वो सब काम कर रही है, अपना हर एक काम अच्छे से परफॉर्म कर रही है, बट उनका क्या नहीं हो रहा, वो डिवाइड नहीं कर रही है, बस इतना सा ही फ़र्क आता है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कोल्ड ऑन द सो कोल्ड डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जब जब आपको रिक्वायरमेंट होगी, ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होगी भी, हमें अब हम कोई टूट फूट हो चुकी है या कुछ भी हो चुकी है, अब हमें सेल्स चाहिए, नई सेल्स चाहिए, तो वो जी नोड फेज़ से G1 में वापस चला जाएगा। तो जी नोड फेज़ में वो आया कब था, G1 में, G1 से जी नोड में आता है ना, G1 से वो डायरेक्ट किस में चला गया, जी नोड से, फिर जी नोड से वापस किस में, जब इसको डिवीज़न करनी है तो G1 में चला जाएगा। M फेज़ में मत डाल देना कहीं डायरेक्ट कहो भाई हमें तो डिवीज़न करवानी है, हम तो G1 S कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट M फेज़ डिवाइड करवाएंगे। आप डिवाइड करवाओगे ऐसे तो आपके पास क्या नहीं होएगा, S फेज़ नहीं होगा। S फेज़ नहीं होगा तो आपके क्रोमोज़ोम है वो नहीं होंगे, आप डिवाइड कैसे करोगे, आपके पास क्रोमोज़ोम इक्वल अमाउंट में कैसे आएगा। तो जब तक वो डुप्लीकेट नहीं होता है तो आप तब तक 2 सेल्स को इक्वल अमाउंट के अंदर आप क्रोमोज़ोम्स नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान हो गई, बस इतना हो गया। अब आपको ये देखना है कि अपने अब तक क्या पढ़ रहे हैं हम, माइटोसिस के बारे में देख रहे हैं ना थोड़ा। तो अब ये क्या बोलती है कि इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीज़न इज़ ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स। अब ये क्या कहता है कि आपको ध्यान रखना है, एनिमल है ना, ये NCERT जो भी बोल रही है आपको ये लाइन तो ध्यान रखनी ही पड़ेगी। एनिमल के अंदर माइटोटिक डिवीज़न है, जो माइटोटिक डिवीज़न है, माइटोटिक डिवीज़न किसे बोलते हैं, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन मैं इधर करूँगी, ठीक है, और आगे बताऊँगी। कहीं आप सोचो कि दी ना पूरा बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रही है, उतना नहीं कर रही है, मैं बताऊँगी, वो चीज़ भी बताऊँगी। अगर आप 11th में हो आपको एकदम से पता नहीं चलेगा, पर मैं वो चीज़ भी बताऊँगी आपको। तो जैसे ये एनिमल है,
यहाँ पे एनिमल सेल क्या करिए, माइटोटिक डिवीज़न। ये बोलता है कि एनिमल की जो डिप्लॉइड सेल होती है ना, वो माइटोटिक डिवीज़न करती है। अब माइटोटिक डिवीज़न क्या होती है? माइटोटिक डिवीज़न होता है जिसमें अगर ये सेल के अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो ये अपने इनके दो डॉटर जो न्यूक्लियाई होगी, जो दो डॉटर सेल्स होगी, उनके अंदर भी n नंबर के क्रोमोसोम जाएंगे। इनके अंदर कोई भी हाफ नहीं होएगा, कुछ भी, इनमें इक्वलिटी रहेगी, ओनली इक्वल्स नंबर के अंदर ये डिवाइड करेगी। जैसे मैंने आपको पिछली जो फर्स्ट क्लास थी उसमें फ़ोटोकॉपी का एग्जांपल देके आपको समझाया था, है ना, तो वैसे ही रहेगा। तो उसके बाद में ये क्या कहता है कि एनिमल सेल के अंदर जो माइटोटिक डिवीज़न है ना, वो ओनली ऑन डिप्लॉइड सोमैटिक सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ओनली सोमैटिक सेल के अंदर क्या रहेगा? माइटोटिक डिवीज़न रहेगा। उसके बाद में क्या बोल रहा है? हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शन ऑफ दीज वेयर द हैप्लॉइड सेल डिवाइड बाय द माइटोसिस। कुछ हैप्लॉइड सेल्स भी है जो माइटोसिस से होती है, जैसे कि मेल हनी बी जो बनता है वो माइटोसिस से, वो जो हैप्लॉइड माइटोसिस से बनता है। अब पूरा देखो, एक बार रुको। ये कहता है, आपको पहली बात तो एनिमल में ये याद रखना है, एनिमल्स की जो सोमैटिक सेल्स है, आप ऐसे मान लो कि आपकी जो स्किन सेल है, वो स्किन सेल है, जो भी स्किन सेल है उसका आपके पास 46 क्रोमोसोम है। आपकी स्किन सेल के अंदर 46 ही क्रोमोसोम रहेगा ना। अब उसको माइटोसिस करना है। माइटोसिस से क्या होता है कि दोनों के अंदर 46 क्रोमोसोम जाएंगे। ये इक्वालिटी की, माइटोसिस मीन इक्वालिटी, जितना खुद में है उतना ही वो आगे प्रोवाइड करवाएगा। दोनों सेल्स में कोई पार्शियलिटी नहीं होएगी। फिर आपको पता चल गया कि चलो डिप्लॉइड सेल है ना, जो भी एनिमल्स की डिप्लॉइड सेल होती है वो सारी की सारी किससे आगे ग्रोथ करती है? माइटोसिस से ग्रोथ करती है। ओके, तो ओनली डिप्लॉइड सेल्स ही करती है। हैप्लॉइड सेल्स का इसके अंदर नहीं बोला है कि हैप्लॉइड सेल्स माइटोसिस करती है। जैसे भी हैप्लॉइड सेल के अंदर कौन हो जाएगी? हैप्लॉइड सेल के अंदर एक, अगर एनिमल्स के देखते हैं तो हैप्लॉइड सेल एक तो एग आ जाता है और एक स्पर्म आ जाएगा। तो ये सब थोड़ी करेगी ग्रोथ अपनी उससे, माइटोसिस से, कि चलो भाई हमारे पास तो एन है और हमें वापस एन से हम बहुत सारी हमें सेल्स बनाने, यहाँ नहीं होता है। ओके, वहाँ पे एनिमल्स के अंदर वो दो जगह रहेगी जहाँ पे 2n से हमें एन बनेगी। जो जो जर्म सेल्स बनेगी वो किससे बनेगी? मियोसिस से बनेगी। मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी, आपको ना बस NCERT का ये ध्यान रखना है, और जैसे ही आपको चैप्टर कंप्लीट होएगा आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा ये चीज़ें। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि क्या बोला है इसने कि ये हो गया। फिर बोलता है कि एक एक्सेप्शन है, जो मेल हनी बी है ना, वो किससे बनता है? वो माइटोसिस करके बनता है। वो किससे बनेगा? माइटोसिस करके। पूरा ऑर्गेनिज्म कभी भी माइटोसिस से नहीं बनेगा। ये कहता है कि एनिमल्स के अंदर ओनली जो सोमैटिक सेल्स है, जो आपकी सोमैटिक सेल्स मतलब जो स्किन हो गई या फिर कोई लीवर की सेल्स हो गई, जो जर्मिनेशन में आगे जैसे मतलब आपकी जो एक तो सोमैटिक हो गई और दूसरा हम बोलते हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल्स को छोड़ के जो जितनी भी सेल्स होती है, और जर्म सेल्स में दो ही सेल आती है, एक तो स्पर्म आएगा और एक एग आएगा। तो उन दोनों को छोड़ के बाकी जितनी भी सेल्स होती है ना, वो हमेशा किससे डिवाइड करती है? माइटोसिस से डिवाइड करती है। कोई भी माइटोसिस के थ्रू ऑर्गेनिज्म एनिमल में बनना पॉसिबल नहीं है। पर एक एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? जो मेल हनी बी है ना, वो एग्जाम्पल है। तो इसका कैसे आप याद ध्यान रखोगे? क्योंकि जो ये हो गया, ये है मक्खी, ठीक है, ये जो भी मक्खी बी जो भी है, मधुमक्खी है, ठीक है। तो इसने क्या किया? इसने अपने जो मियोसिस से इसने ये क्या करेगी? एग बनाएगी। एक मिनट रुको, मैं इसका आपको PDF जो है ना, इमेज ही दिखा देती हूँ। जस्ट 30 सेकेंड इसको आप चेक करो, फिर मैं एक और इमेज है उसके थ्रू आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है? क्वीन है ना, उसके अंदर कितना जो है क्रोमोसोम होता है? 32। और जो मेल ड्रोन होता है उसके अंदर होता है 16। मतलब मेल ड्रोन है वो हैप्लॉइड होता है और ये डिप्लॉइड होती है, 2n होती है। जब ये इसका जो मेल ड्रोन है
इसका जो इसके अंदर क्या होएगा, माइटोसिस होगा, उससे क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, और यहाँ पे क्या होएगा, मियोसिस होगा, और उससे एग बनेगा। तो यहाँ पे मियोसिस हो रहा है और यहाँ माइटोसिस हो रहा है, और माइटोसिस हमें कहाँ देखने को मिल रही है, ओनली ऑन कहाँ देखने को मिल रही है, मेल ड्रोन के अंदर। मेल ड्रोन के अंदर वे देखने को मिल रही है ना माइटोसिस से इसने क्या जर्म सेल्स बनाई है अपनी, और जिससे ओके यहाँ पे इतना ध्यान रखा। उसके बाद में क्या बन रहा है, फर्टिलाइज हुआ, जो एग फर्टिलाइज हो गया वो तो वर्कर भी बना देगा, ठीक है, जो डिप्लॉयड है। पर जो एग फर्टिलाइज नहीं हो पाया है वो क्या बनाएगा, वो ड्रोन बनाएगा। वो क्या बनाएगा, वो ड्रोन बनाएगा। आपको एक और इमेज शो करूँगी, उससे आपको ज़्यादा क्लियर। देखो अभी इस चीज़ को देखो, जैसे एक तो ये वाली है, ये डिप्लॉयड फीमेल बी है, एक ये है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ड्रोन है। ओके, यहाँ पे इसने मियोसिस किया, यहाँ कोई मियोसिस नहीं हुआ है क्योंकि ये खुद n है, ये 2n है, और जर्म सेल्स हमेशा n में होती है, हाफ में होती है। आपको इतना तो पता होगा ना, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा। उसके बाद में यहाँ पे ये हो गया, फिर यहाँ पे भी क्या होगा, एग सेल हो गई, ये भी कितनी है, ये भी nn हो जाएगा। एग सेल मियोसिस से बनी है, अब यहाँ नो मियोसिस से इसके पास स्पर्म बना है। अब यहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पे अब क्या बन जाएगी, वर्कर बी बन जाएगी। यहाँ पे ये वर्कर बी बन गई है, यहाँ पे ये 2n वर्कर बी बन जाएगी, डिप्लॉयड बी बन गई। यहाँ पे तो मियोसिस का था, सब कुछ था, यहाँ पे कोई मतलब नहीं था, कोई एक्सेप्शन वाली बात नहीं थी। एक्सेप्शन वाली बात कब है, जब इन एग्स का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो अब क्या करेंगे, ये माइटोसिस करेंगे। अब क्या करेंगे, ये माइटोसिस। एक तो ना इस पेन से सही से लिखा नहीं जाता है, तो आपको लगेगा कि दी इतना गंदा लिखती है ना। दीदी की गंदी है, राइटिंग तो गंदी है, बट इससे और भी ज़्यादा गंदी हो जाती है राइटिंग, पता नहीं, है ना। तो उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, नो फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे माइटोसिस हुआ है। माइटोसिस से क्या हो जाएगा, नया का नया ऑर्गेनिज्म, पूरा ऑर्गेनिज्म ही बन गया। हमने बोला था कि माइटोसिस ओनली ऑन सोमेटिक सेल में होती है, एनिमल्स के अंदर सोमेटिक सेल में होती है, जो नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनाती है, ओनली टूट फूट सही करती है, बड़ा करती है, ग्रोथ करवाती है। नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए आपको मियोसिस की ज़रूरत पड़ेगी, पर हमें कहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे जो ये पूरा जो एक एग सेल था, एग सेल को हमने इसका एक तो 2n नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, फिर यहाँ पे इसने पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना दिया, वो भी कैसे, माइटोसिस करके। फिर दूसरा मेल जो ड्रोन है वो अपने जो जर्म सेल्स बना रहा है, तो उसके अंदर कोई भी मियोसिस का यूज़ नहीं कर रहा है, माइटोसिस का यूज़ कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको बस इतना एक्सेप्शन याद रखना था, और बाकी आपको इतना तो ज़रूर याद रखना है कि एनिमल्स के अंदर माइटोसिस ओनली ऑन सोमेटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलती है, पर एक जो मेल ड्रोन है उसके अंदर हमें उसका जो जर्म सेल्स बनती है, और या फिर वो खुद बनता है, वो माइटोसिस से बनता है। एक मेल ड्रोन ओनली एक्सेप्शन है एनिमल्स के अंदर, बाकी आपको उनको कहीं भी माइटोसिस एनिमल सेल में देखने को मिलेगी तो वो उनकी सोमेटिक सेल्स में देखने को मिलेगी, ना कि उनकी जर्म सेल्स के अंदर। ओके, उनकी जर्म सेल्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। जर्म सेल्स में मतलब उसका जो भी एग वगैरह हो गया और स्पर्म वगैरह हो गया। ओके, फिर यहाँ देखो, चलो एनिमल का ना, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एनिमल में कोई डाउट आ रहा है ना, एनिमल का एकदम क्लियर रह गया। अब आपको देखना है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, प्लांट्स के अंदर, क्योंकि हमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म देखना है। यूकैरियोटिक में एनिमल्स आएंगे, प्लांट्स आएंगे, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, फंजाई आ जाता है, प्रोटिस्टा आ जाता है, ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे, यूकैरियोट्स में आ जाएंगे। तो यूकैरियोट्स के अंदर अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स में ये बोलता है कि अगेंस्ट दिस प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीज़न इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल्स के अंदर माइटोटिक डिवीज़न शो कर सकता है, हैप्लॉइड में भी और डिप्लॉइड में भी। जो आपने चैप्टर 3 में देखा होगा,
फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट चैप्टर 3, जहाँ पे आपने लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था, पर मैं थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करूँगी, नो डाउट। आइडेंटिफाई द प्लांट स्पीसीज एंड स्टेज विच माइटोसिस सीन इन हैप्लोइड सेल्स, जहाँ पे माइटोसिस है वो हैप्लोइड सेल के अंदर आपको शो होती है, तो वो चीज़ आपको बतानी है। तो इसको ना आप, अगर आपने 3rd चैप्टर पढ़ा है तो पहली बात तो आपको प्लांट्स के बारे में ये चीज़ तो याद रखनी है कि इसकी चाहे हैप्लोइड सेल हो चाहे डिप्लोइड सेल हो, दोनों में माइटोसिस हो सकती है, दोनों में माइटोसिस हो सकती है। ओके, डिप्लोइड का तो बहुत इजी है, डिप्लोइड का तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे ये प्लांट है, ये पूरा का पूरा 2n है। आप अपने पास जो भी प्लांट्स देखते हो एंजियोस्पर्म के जो फ्लावरिंग प्लांट है वो 2n है। अब वो अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, वो ग्रोथ कैसे कर रहे हैं, वो ग्रोथ कर रहे हैं अपनी कैसे कैसे कर रहे हैं, माइटोसिस से करेंगे ना, ग्रोथ सारी की सारी माइटोसिस से होती है। ओके, तो वो किससे करेंगे अपनी ग्रोथ, माइटोसिस से करेंगे। पर आप बोलोगे दी कि चलो हमारे आसपास ये पेड़ पौधे हैं, ये तो 2n है और ये अपनी ग्रोथ इधर से कर रहे हैं, माइटोसिस से कर रहे हैं, पर आप ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो प्लांट खुद n है, खुद हैप्लोइड है। हैप्लोइड मीन जो गैमेटोफाइटिक प्लांट है, जो कि आपने कहाँ पढ़ा है, आपने 3rd चैप्टर के अंदर पढ़ा है अच्छे से, प्लांट किंगडम के अंदर। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जल्दी वो चैप्टर भी आ जाएगा। हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो कंप्लीट कर रखा है चैप्टर, तो वो आप देख सकते हो, बट ये चैप्टर भी हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो आप अगर कह रहे हो कि दी एन वाला प्लांट बताओ, तो एन वाले कौन से होते हैं? एन वाला आपको मोस के बारे में पता है, लीवरवॉर्ट, ब्रायोफाइट, एल्गी, है ना। तो ये इन सब की प्लांट बॉडी एन होती है, मींस वो गैमेटोफाइट होते हैं। तो मैं आपको 2 एग्जांपल लेके बताती हूँ कि यहाँ तो आपके पास कोई भी मोस है, ये मोस अपना ग्रोथ कर रहा है, अपनी ग्रोथ कर रहा है, इसकी खुद की बॉडी एन है और यहाँ पे इसको एन वाली बहुत सारी सेल्स बनानी है, ठीक है, एन वाली बहुत सारी सेल बनानी है। तो ये अपनी ग्रोथ किससे करेगा, माइटोसिस से करेगा। तो आपको प्लांट के बारे में पता चल गया कि प्लांट में चाहे आपके पास हैप्लोइड सेल हो चाहे आपके पास डिप्लोइड सेल हो, दोनों की ग्रोथ किससे हो सकती है, माइटोसिस से हो सकती है। पर आपके पास जब एनिमल है तो एनिमल के अंदर आपको ग्रोथ करवानी है, वो भी माइटोसिस से, तो वो ओनली ऑन 2n वाली, और 2n वाली हमारी सेल कौन सी होती है, सोमेटिक सेल होती है। और कभी भी जर्म सेल्स है वो नहीं होती है, जर्म सेल्स 2n नहीं होती है, डिप्लॉइड नहीं होती है, हैप्लॉइड होती है। पर जो हमारा एक पूरा का पूरा ये जो ड्रोन है जो कि मेल हनी बी है, ये इसकी पूरी की पूरी बॉडी एन होती है, हैप्लोइड होती है। तो इसके अंदर जो भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी वो किससे देखने को मिलेगी, माइटोसिस से देखने को मिलेगी। तो आपको ओनली ऑन इस ड्रोन को याद रखना है। और दूसरा इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा कि जो एग सेल थी हमारे पास, वर्कर बी की जो एग सेल थी, उसने क्या किया, माइटोसिस कर करके खुद को बड़ा किया और एक खुद को पूरा का पूरा एक एनिमल, मतलब जो भी एनिमल में ही आ जाएगा वैसे तो, पूरा का पूरा एक लिविंग जीव बना लिया, जो भी बनाया है पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना लिया। तो आपको इतना चीज़, तो मेरे को ना ये देखो इतना सा पैराग्राफ था, मैं चाहती तो मतलब आराम से मेरे को रीडिंग ही करनी थी एनसीईआरटी की। मैं कितना टाइम लगाया अपने को, 20 मिनट लग गया, 10 मिनट में भी हो सकता था, पर 10 मिनट एक्स्ट्रा देख के वही चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बार मैंने 3-4 बार बताई और काफ़ी सारे एग्जांपल बताए। तो आई होप कि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना चुपचाप। अब नेक्स्ट वाला एमफेस देखते हैं। इससे पहले आप एक छोटी सी चीज़ और ध्यान रख लो, जो हमारा ये मेल हनी बी बना था ना, ये बिना उसके फर्टिलाइजेशन के बना है, तो इसको क्या बोलते हैं, पार्थेनोजीनेसिस। जब एनिमल के अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के कोई ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसको पार्थेनोजीनेसिस बोलते हैं। और जब प्लांट्स में ऐसा होता है तो उसको पार्थेनोकार्पी बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमारा बनाना है, ठीक है। तो पार्थेनोजेनेसिस का एग्जांपल आपको पता चल गया, पार्थेनोजेनेसिस किसको बोलते हैं और पार्थेनोकार्पी किसको बोलते हैं। फिर बात करते हैं हम एम फेस की।
तो एम फेज़ में एनसीईआरटी क्या बोलती है, दिस इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड, जैसे आपके जैसा ड्रामा करने वाला, ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, तो ये सबसे ड्रामेटिक पीरियड है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीज़ें कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। जैसे आप ऐसे होते रहते हो ना हर टाइम, हमारा तो माइंड सेट नहीं है, हमारा तो घर मतलब हर चीज़ों में ऐसे उखड़े उखड़े रहते हो, कभी इधर भाग रहे हो कभी उधर भाग रहे हो, ये करना है वो करना है, फिज़िक्स नहीं पढ़ी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, मतलब ऐसे होता है ना, वैसे वैसे ये ड्रामेटिक, ये भी बहुत ड्रामा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वॉल्विंग द मेजर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। यहाँ पे क्या होएगा कि आप इसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि यहाँ पे वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल्स क्या करेंगे, यहाँ पे सबके सब जो, क्योंकि कंपोनेंट है ना वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि जो भी गोल्जी बॉडी हो गया आपका, मतलब G1S और G2 फेज़ के अंदर जो भी चीज़ें डबल हुई थी, जो भी इंक्रीज़ हुई थी, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्रोटीन बनना हो गया, वो सब चीज़ें अब यहाँ पे रीअरेंज हो रही है। कभी कुछ, हर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि एम फेज़ में कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है। ओनली ऑन सिंथेसिस कहाँ हो रही थी, इंटरफेज़ के, एक तो आपके G1 फेज़ में G2 फेज़ में प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा था, और दूसरा आपका जो एस फेज़ था वहाँ डीएनए का डुप्लिकेशन हो रहा था, और सेंट्रियोल डबल हो रहा था, सेंट्रियोल डबल हो रहा था, वो चीज़ हो गई यहाँ पे। अभी दूसरा एक वो चीज़ हो गई, दूसरा हो गया एक एम फेज़ में क्या नहीं दिखाई देगा आपको, न्यूक्लियोलस दिखाई नहीं देगा। और थर्ड चीज़ ये है कि आपको ध्यान रखना है, एम फेज़ के अंदर क्रोमोज़ोम है ना, आपको क्रोमोज़ोम दिखाई देता है, ना कि क्रोमैटिन दिखाई देता है। क्रोमैटिन, अब यहाँ पे ना मैं इस पेन से मैं क्या करूँ, मैं लिख नहीं पा रही, तो यहाँ पे ये जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन, और एक है आपका क्रोमोज़ोम। क्रोमैटिन जो होता है ना, क्रोमैटिन क्या होएगा, क्रोमैटिन होगा आपका, जैसे डीएनए है, डीएनए 2.2 मीटर लॉन्ग है। अब क्रोमैटिन क्या है, यही धागा है, पर वो ऐसे ऐसे करके पड़ा है, जैसे सब मतलब जो भी है वो बस ऐसे थोड़ा खुला पड़ा है, मतलब एकदम कॉम्पैक्ट नहीं है, एकदम इसके अंदर जो भी एकदम कॉम्पैक्ट नहीं बोल सकते। और क्रोमोसोम क्या हो जाएगा आपका, एकदम एकदम कॉम्पैक्ट है, और यहाँ एक सेंट्रोमियर है। ओके, अब यहाँ इसका डुप्लीकेशन हो सकता है। आपको अगर कभी भी डीएनए की कॉपी बनानी है ना, तो उसको पहले ओपन करेंगे, तो क्रोमैटिन के फॉर्म में डीएनए की कॉपी बन सकती है, पर आपका क्रोमोज़ोम से कभी कॉपी नहीं बन सकती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो रखा है। ठीक है, तो ये हो गया एम फेज़ में। एक तो क्रोमैटिन का, क्रोमोसोम का ध्यान रखना है, कोई प्रोटीन नहीं बनती है एम फेज़ में, न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोलस नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और क्या बताऊँ मैं, यहाँ पे इतना ध्यान रखना है, सबसे ड्रामेटिक फेज़ है, सबसे ड्रामा करता है, सबसे ज़्यादा ड्रामा करता है, सभी की सभी ये बोलता है कि इन्वॉल्विंग मेजर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल, मतलब सारे के सारे कंपोनेंट इसके अंदर मतलब में जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं। फिर बोलता है कि सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज़ द सेम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीज़न। अब यहाँ हम एम फेज़ किस वाले की एम फेज़ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं माइटोसिस वाले की। तो माइटोसिस वाले में क्या होता है कि जितना ये हमारे पास पेरेंट है, इससे जो प्रोजेनी के पास जाएगा, अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे 46 ही होएगा क्रोमोसोम दोनों के पास। तो यहाँ इक्वेलिटी दिखाई को देखती है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी डिवीज़न होगा, जो भी एम फेज़ होगा, वहाँ पे इक्वेशनल डिवीज़न चलेगी, इक्वली क्रोमोसोम डिवाइड होंगे। और वो इक्वली डिवाइड क्यों हो पाए हैं, क्योंकि हमारे पास जब एस फेज़ था, तो उसने जब डुप्लीकेट किया, और यहाँ पे इसको जब इसने डुप्लीकेट किया है, तो ये अब भी 46 है, और ये अब भी 46 है। ठीक है, ये क्रोमोसोम अब भी 46 है, ये भी 46 है, ये भी 46 है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के पास, इसके पास भी एक सेंट्रोमियर है, इसके पास भी एक सेंट्रोमियर है। लेकिन अब ये अगर हम 46 का डबल करें, हम कह दें कि चलो ये 46 है, इसका ये 46 है,
ये 2 सेल्स है ना, इनके पास 46 है, पर क्या ये 46 है? नहीं, ये 46 नहीं है। 2 सेंट्रोमियर आपके पास आ गए, तो अब ये 46 का डबल हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा 92। तो आपके पास यहाँ कितने क्रोमोसोम हो गए? 92। पर जब इक्वेशनल डिवीज़न होता है, जब इक्वेशनल डिवीज़न होगा तो पेरेंट सेल के पास जितना क्रोमोसोम था उतना ही किसके पास जाएगा? डॉटर सेल के पास। तो कुछ एग्जांपल आपको देख सकते हैं। प्लांट होता है, पी का प्लांट, ये 12th में आएगा। इसके पास 14 2n का क्रोमोसोम होता है, 14 क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम हैप्लॉइड की बात करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो डिप्लॉइड में 2n होता है और नहीं, डिप्लॉइड में 14 होता है और हैप्लॉइड में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना समझ आया। तो यहाँ पे जितना होगा इक्वेशनल डिवीज़न माइटोसिस पता चल गया आपको। दो द convex mitosis has been divided into 4 stages of nuclear division karyokinesis। अगर हम एम फेज को बोलते हैं कि डिवीज़न स्टार्ट होती है, वो डिवीज़न सबसे पहले स्टार्ट होती है किससे? हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था कि न्यूक्लियस के डिवाइड होने से, न्यूक्लियस जब डिवाइड करना शुरू करता है तो उसी से स्टार्ट होता है हमारा एम फेज़। तो उसको न्यूक्लियस को डिवाइड करने की टर्म को बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियस एक सेल के अंदर, ये जो न्यूक्लियस है ये जब डिवाइड करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। इसको क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस। ये यहीं से स्टार्ट होएगा और इसको यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस को माइटोसिस के अंदर 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। वो चारों स्टेज कौन सी है? वो चारों स्टेज है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ओके, it is very essential to understand that the cell division is progressive process and very clear cut। ये एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है और बहुत ही क्लियर कट है। लाइन्स कैन नॉट बी ड्रोन बिटवीन द वेरियस स्टेजेस। अब क्लियर कट लाइन्स ड्रोन नहीं कर सकते हो आप। इधर आओ, यहाँ पे अगर हम ये फेस देखते हैं तो जैसे, मतलब आप इसको ऐसे मत समझो, ऐसे समझो कि सुबह होनी है, अभी सुबह होनी है। कोई भी हमारे देश में जैसे कहीं भी सुबह होता है। अब हम कहते हैं यहाँ पे 4 बजे सुबह होती है, कहीं 5 बजे सुबह होती है। तो ज़रूरी नहीं है ना कि हर जगह सेम टाइम पे सुबह हो रही है। जब सूरज की रोशनी आ जाएगी, सूरज उग जाएगा, हम तभी कहेंगे कि अब क्या हो गया है, अब दिन हो गया है। और जब सूरज चला जाएगा, जैसे गर्मियों में जल्दी लेट जाता है और सन है वो सर्दियों में जल्दी चला जाता है, तो नाइट है वो जल्दी हो जाएगी। और तब क्या हो रहा था? नाइट लेट हो रही थी। तो उनका कोई क्लियर कट तो नहीं है ना कि इसी टाइम होगा, यही होगा, ऐसे होगा, इस टाइम ये टाइम हो गया तो हम कह देंगे अब रात है। चाहे सूरज उगा हुआ है, एकदम धूप है, तब भी हम कह रहे हैं। अगर गर्मियों में 6 बजे आप कहोगे कि रात हो गई तो नहीं हुई है भाई, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वैसे ही क्या कहता है कि ये जो सेल साइकिल की फेजेस होते हैं ना, इनमें कोई क्लियर कट नहीं है। जब आपका जो डीएनए है वो डुप्लीकेट हो रहा है ना, तो ये नहीं है कि ये इस जगह आके डुप्लीकेट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये डुप्लीकेट हो रहा है मतलब इसका एस्पेस चल रहा है। जब ये चेक कर रहा है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, प्रोटीन को डबल कर रहा है, चेक कर रहा है, तो मतलब ये G2 फेज़ है। और दूसरा G2 फेज़ में क्या होता है? डुप्लीकेट हुआ हुआ डीएनए भी होता है। फिर ये डिवाइड कर रहा है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है, या फिर सारे के सारे जो क्रोमोसोम है ना, वो कहाँ पे पड़े हैं? एकदम बीच की लाइन पे पड़े हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये तो मेटा, एम फेज़ का भी मेटा फेज़ है। तो ठीक है, तो जब हम कोई कंडीशन देखेंगे ना, ऐसी कंडीशन है, तो हम बोलेंगे कि ये फेज़ चल रहा होगा। हम ये नहीं कहेंगे इस फेज़ में है तो ये चल रहा होगा, नहीं, जो काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका ये फेज़ है। ओके, कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो इसीलिए बोलता है कि क्लियर कट लाइन हमको यहाँ दिखाई नहीं देती है बिटवीन वेरियस स्टेजेस। जो काम चल रहा होगा आप उसी के अकॉर्डिंग बताओगे कि हाँ अब ये फेज़ चल रहा है। फिर कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व, ये स्टेज इन्वॉल्व होती है। प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ एंड टीलोफेज़, ये आपको सीरीज़ में याद रखनी होगी।
सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट स्टेज आता है प्रोफेज, देन मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। और ये किनके फेजेस है? कैरियोकाइनेसिस की है। और इन सब के चारों के थ्रू ओनली ऑन हमारा क्या डिवाइड होगा? न्यूक्लियस डिवाइड होगा। हमने अभी तक क्या नहीं किया? डिवाइड, जो सेल है उसको डिवाइड नहीं किया, ओनली ऑन हमने न्यूक्लियस को डिवाइड किया है। उसके बाद में आता है, क्योंकि पूरी सेल डिवाइड कब होती है? कैरियोकाइनेसिस होने के बाद जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा ना, तब पूरी सेल डिवाइड होती है। अब तक पूरी सेल डिवाइड नहीं हुई है क्योंकि ओनली ऑन कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ है।